नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में डिस्कस करते हैं हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर, और वर्तमान में हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें हम इकाई 5 पर चर्चा कर रहे हैं। जब आप इकाई 5 के अंतर्गत सिलेबस देखते हैं तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश और भारत के संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। इस लेक्चर सीरीज में लगातार हम इस यूनिट के सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के जो भाग 4 है भारतीय संविधान का, उसमें डिस्कशन किया। उसके समस्त चीजों को हमने समझा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी एस्पेक्ट्स को समझते हुए वो टॉपिक कंप्लीट किया। और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसके बाद का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 का देखेंगे, और भाग 4 का के अंतर्गत आपको आर्टिकल नंबर 51 का जो है ए ये दिखाई पड़ता है। अब इसमें दिया क्या गया है दोस्तों, इसमें दी गई है व्यवस्था मूल कर्तव्य की, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था यहां दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अमेंडमेंट है, ये क्लॉज जोड़ा गया है, 4 क्लॉज ए और 51 क्लॉज ए हमें देखने को मिल रहा है संविधान में। तो ये व्यवस्था 42वें संशोधन का परिणाम है। 42वां संशोधन हमें 1976 में दिखाई पड़ता है, और हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय भारत के संविधान में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, और इतने सारे बदलाव जब कर दिए गए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो हमने इस पूरे संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। ये जो लघु संविधान की व्यवस्था रही, इसी के माध्यम से 1976 में मूल कर्तव्यों का जो सेक्शन है वो भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ने की जो बात है वो कैसे आई। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस समय एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी, और इस समिति की सिफारिश को 42वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, व्यवस्था में लाया गया। और इसी समिति की सिफारिश थी मौलिक कर्तव्य की। तो हम ये कह सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था जोड़ी गई। अब ये जो कर्तव्य हैं ये प्रारंभ में दोस्तों जोड़े गए थे 10। मतलब हम देखें कि जब इन कर्तव्यों को हम लोगों ने देखा शुरू में तो ये 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हमें ये 11 देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में, मतलब 42वें संशोधन के समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था देखने को मिलती है। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज समझना है कि ये वर्तमान में 11 है, तो ये 11वां कैसे जुड़ा वो तो देखना ही है। लेकिन ये व्यवस्था आपने ली कहां से है? तो ये कहा जाता है कि रूस के संविधान से। रूस के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी, वहां से इन कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई। अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने के बाद प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 2002 में हमें 86वां संविधान संशोधन दिखाई पड़ता है। ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके माध्यम से भारत के संविधान में 3 जगह पर बदलाव किए गए थे, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है। अगर हम देखें तो भाग 3 में आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा को। इसके बाद हम देखें भाग 4 में आर्टिकल नंबर 45 की विषय वस्तु जो है उसमें बदला गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था जोड़ी गई निःशुल्क तौर पर। और तीसरा जो व्यवस्था में बदलाव किया गया वो भाग 4 क में 4A में किया गया। आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई? इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का। माता पिता का दायित्व कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक रूप से शिक्षा जरूर दिलाएं। तो ये 3 जगह पर हमने बदलाव देखा। तो हमने यहां सीखा कि प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था थी, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो वर्तमान में
11 मौलिक कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां से एग्जाम में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा जो आपको थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास करेगा। यहां पर आप अगर क्वेश्चन को सुनते नहीं है, ठीक से समझते नहीं है, तो गलत उत्तर लगा देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप क्या करेंगे, उसमें 10 लगा सकते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन को समझिएगा कि भारतीय संविधान को हम 1950 से देख रहे हैं। अब 1950 में अगर हम देखें तो ये संशोधन हुआ ही नहीं था, इसका मतलब मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था वहां थी ही नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो सोच समझ के ही आप इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज और देखने की जरूरत है कि जब हम लोगों को भाग 3 में मूल अधिकार देखने को मिल रहे थे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व देखने को मिल रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ गई थी मूल कर्तव्यों को लाने की? तो याद रखिए, हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, और अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पूरी तरीके से सफल रहे, लगातार बेहतर तरीके से चलते रहे, तो यहां पर सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमारे देश में लोगों को सिर्फ अधिकार ही मिलते रहे, कि भाई मौलिक अधिकारों के तहत लोगों को अधिकार मिल गए उनके व्यक्तित्व विकास करने के लिए, और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के मार्गदर्शक तत्व जोड़ लिए गए। अगर लोकतंत्र की वास्तविक सफलता हम लोग चाहते हैं, तो हमें वहां नागरिकों के कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। सिर्फ अधिकारों के साथ लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित नहीं होती, अधिकार बिना कर्तव्यों के कभी सफल नहीं होते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अधिकार प्राप्त हैं, तो हमारे नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं जो राष्ट्र के प्रति उन्हें करना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो दिए हैं वो देश के हर नागरिक को इसका पालन करना चाहिए, हर नागरिक को इसका पालन करना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई दंडिक व्यवस्था नहीं दी गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व है, नीति तत्व जो है भाग 4 के, इनको आप न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं देखते, उसी प्रकार से भाग 4 क मौलिक कर्तव्यों को लागू करने को लेकर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि कोर्ट के माध्यम से इसको आप लागू करवाने के लिए बाध्य कर दें। तो एक प्रकार से ये भी अवाद योग्य तौर पर देखा जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि इनका अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे आप दंडिक व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी घोषित नहीं कर सकते। लेकिन मेरे शब्दों पर जाइएगा, मैंने कहा कि इनका कोई पालन नहीं करता है तो, लेकिन अगर इनमें दी गई व्यवस्था का कोई अपमान करता है, उस व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई निर्णय करता है, कोई काम करता है, तो जरूर वो अपराधी हो सकता है ना? तो जरूर अपराधी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि एक एक करके हम लोग पहले नैतिक तत्वों को समझते हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की यहां पर, तो पहला क्या दिया है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। हर एक नागरिक जो भारत का है दोस्तों, उसका यह कर्तव्य है कि वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज आदि का आदर करे। न किसी व्यक्ति को संविधान का अपमान करने का अधिकार है, न उसके आदर्श संस्थाओं का अपमान करने का अधिकार है, न राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर करने का अधिकार। याद रखिएगा, आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य में आपको आदर करने को कहा गया है। अगर आप आदर नहीं करते तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि कोई दंडिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आपने अपमान किया तो जरूर आप पर दंडिक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, पालन, मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर कोई सजा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पालन करें ही सही। लेकिन अगर आपने अपमान किया तो आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। संविधान का पालन करना है, अगर आप संविधान का अपमान करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मूल कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है कि अगर किसी ने इनका अपमान या कुछ दिक्कत पड़ जाती क्या कर सकते हैं। तो हमारे देश में समय समय पर, जैसे 1950 में, 1971 में, 2002 में, 2005 में, 2022 में देखें
तो इसको लेकर हम सिस्टम देखते हैं। खासकर 2002 में 26 जनवरी को ध्वज संहिता को हम देखते हैं। समय समय पर इसमें बदलाव भी हुए। यहां से नियम बनाए गए हैं कि आपको ध्वजों को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाना है जब आप ध्वजारोहण करते हैं। तो ऐसे में यहां पर नियमों की व्यवस्था है, कानून बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो 1971 में जो व्यवस्था की गई है सम्मान की या गरिमा को बनाए रखने के लिए इन आदर्शों के, आपको 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये किस कंडीशन में, अगर आपने क्या किया, अपमान किया। तो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपमान करने पर दिक्कत है। जैसे अगर आप कोई 2002 की ध्वज संहिता को देखें तो हमारे देश में जब ध्वजारोहण किया जाता है, ध्वजा फहराया जाता है, तो उसके हमें नियम पर्याप्त दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने झंडा फहराया, अगर आपने राष्ट्रीय झंडा फहराया है तो उसको आपको ऐसी जगह पर लगाना होगा जिससे कि उसको दूर दूर से, मतलब सभी लोगों को दिखे वो। दूसरी बात है कि जब आप झंडा फहराते हैं तो कटा फटा या फिर गंदा नहीं होना चाहिए, और बाई चांस अगर गंदा या कटा फिटा नुकसान हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है झंडा, तो ऐसे में उसको आप अकेले में उसको नष्ट करते हैं, सामूहिक तौर पर उसको नष्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद जब आप झंडा फहराते हैं तो उसका आयताकार होना जरूरी है, क्योंकि 3:2 का जो है वो साइज होता है हमारे तिरंगे झंडे का। तो इस साइज का झंडा आपको फहराना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी तिरंगा झंडा ध्वजारोहण या फहराया जाता है तो इसके साथ बिगुल बजाया जाता है। जब भी आप झंडा फहराते हैं तो जहां आपकी बैठक हो तो उसके दाएं तरफ झंडे को रखा जाता है। अगर आप तिरंगे के साथ किसी दूसरे झंडे को फहरा रहे हैं तो हमेशा तिरंगे से वो नीचे ही होते हैं दोस्तों। पहले ऐसा था कि सूर्यास्त के बाद तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, उसको उतार लिया जाता था, कुछ मुख्य इमारतों पर ही फहराया जा सकता था। लेकिन अब तिरंगे को जानने का जो अभियान भारत सरकार ने किया तो उसके बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि हर एक व्यक्ति तिरंगा कभी भी फहरा सकता है। तो ये सिस्टम हमें तिरंगे को फहराने को देकर मिलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका अपमान करता है तो फिर उसके खिलाफ दंडिक कार्रवाई की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लियर कह रहा हूं कि अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीकों को अगर मूल कर्तव्यों के तहत मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया 1971 के अधिनियम के तहत सीधे सीधे दंडिक कार्रवाई की जाती है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष में जो हमारे आदर्श रहे हमेशा उसको याद रखने की जरूरत है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता या एकता, अखंडता पर कोई भी हस्तक्षेप हो। इसके बाद देश की रक्षा करने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहने की बात की गई है। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भातृत्व की भावना निर्माण करने, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे सभी प्रकार की प्रथाओं का त्याग कर स्त्रियों और बाकी जो व्यवस्था उसका सम्मान करने की बात कही गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, उनका परिरक्षण करने की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण, देखिए पर्यावरण संबंधी तत्व भी है। पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्यजीव है, इनकी रक्षा करने, संवर्धन करने, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की व्यवस्था की गई है। तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर हमारा मौलिक कर्तव्य दोस्तों दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 8वां देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ज्ञान अर्जन करने तथा सुधार की भावना का विकास करने की बोली गई है। 9वां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात बोली गई, हिंसा से दूर रहे ये बात बोली गई है। अब यहाँ पर जैसे हम कहें तो कोई सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, दंगे करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ सजा है, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने, सतत प्रयास करने, राष्ट्र की प्रगति निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छूने की तरफ काम करे। इसको लेकर मौलिक कर्तव्यों में व्यवस्था की गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 10 मौलिक कर्तव्य शुरू से थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था जो है वो सौंपा गया है।
ये माता पिता का कर्तव्य जनरली हम देखते हैं, अभिभावकों का कर्तव्य देखते हैं, जो गार्डियंस होते हैं उनका कर्तव्य यहाँ पर देखा जाता है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन कर्तव्यों को अवाद योग्य रखा गया है, पालन नहीं करने पर कोई आपके खिलाफ कदम नहीं उठाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इनका महत्व क्या है, क्यों आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक आचरण की निरंतरता का अनुस्मारक है। कैसे कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो हमारे देश के लोगों को उनके कर्तव्यों को एहसास होना चाहिए, कर्तव्य पता होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उन्हें क्या करना ये उनको पता होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा हम असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के तौर पर मूल कर्तव्यों को देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होना, है ना, महिलाओं के खिलाफ क्या की जा रही है, हिंसा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी दंगे वंगे के समय पर क्या होता है, नुकसान पहुंचाया जाने लगता है। ठीक है, आज हम जब देखते हैं कि लोग पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं होते, कभी नदियों में झीलों में कचरा डाल देते हैं, स्वच्छता के प्रति उनका कोई रुख नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये मौलिक कर्तव्य उनको एक असामाजिक गतिविधि के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि देखिए आपको ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, आपका कर्तव्य है कि आप राष्ट्र के विकास में योगदान करें। अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना जो है वो मौलिक कर्तव्य से आती है। क्लियर है। इसके साथ साथ कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में भी ये सहायता करते हैं। ठीक है, कानून की संवैधानिकता को निर्धारित करने में ये बात करते हैं कि अगर कोई भी कानून बना है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें मौलिक कर्तव्य अवश्य जुड़े होते हैं। अगर किसी भी कानून, किसी भी व्यवस्था में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है तो उसकी संवैधानिकता को हम देखते हैं कि यस, ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। बराबर। अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का महत्व रहा है, लेकिन इसको लेकर समय समय पर न्यायालय ने भी टिप्पणी की है। जब न्यायालय में इसको लेकर केस गए हैं तो पहली टिप्पणी हमें देखने को मिलती है 2001 में। 2001 में हमको एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, ये विवाद हमें देखने को मिलता है। ये विवाद जो मिला, इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही है। जितना मौलिक अधिकार आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, आपको गारंटी प्रदान की गई है, उसी प्रकार से आपको देश के विकास के लिए, आपके एक आचरण में शुद्धता लाने के लिए, देश के विकास में सहयोग स्थापित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है। आप खुद के विकास के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए तो हर प्रकार से लड़ने को तैयार हो, लेकिन जब आपको देश के विकास के लिए, समरसता के लिए मौलिक कर्तव्य दिए हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो ये गलत है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। वहीं 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्र वाद में भी एक टिप्पणी आई थी। इसमें कहा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। बराबर है, सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से इसे लागू करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम बोल सकते हैं कि आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जिसके माध्यम से देश के विकास में सहायता मिलती है। दोस्तों क्लियर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही मौलिक कर्तव्यों को लेकर, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर हमारे देश के संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, राज्यों के कुछ मार्गदर्शक तत्व दिए हैं, तो इसी के अंतर्गत संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी है। अगर हम अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर हम बेहतर से बेहतर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा हित चाहते हैं, तो देश के हित के लिए हमें मौलिक कर्तव्यों को भी अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। निसंदेह इनके लिए दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक अच्छे, एक विकसित राष्ट्र की तरफ अगर आपको बढ़ना है, एक बेहतर समाज की स्थापना करना है, तो मौलिक कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्लियर दोस्तों। तो ये मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था हमारे देश के संविधान में की गई थी और ये व्यवस्था हमारे देश में आज भी कंप्लीटली लागू है। इसके माध्यम से हमने इकाई 5 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो सिलेबस उसका एक और टॉपिक कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।